हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास के अंदर। क्लास 31 हाउस प्रॉपर्टी के नाम पर मैं आज ये लास्ट क्लास लेने वाला हूँ। इसके अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से मैं सोल्व करूँगा ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं अभी तक स्टडी करी है वो हमारे कुछ क्लियर हो पाएँ। तो आज मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके अंदर। उससे पहले ये टेबल जो मैं लास्ट 2 वीडियो से हमारा शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह से आपको एक टेबल है याद करनी पड़ेगी, कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें अपन ये सारी चीज़ें रखते हुए चलेंगे, तब जाकर हमारा आंसर फाइनल आंसर आ पाएगा कि इनकम फ्रॉम हमारे पास में हाउस प्रॉपर्टी कितना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि श्री सुरेश ऑन ए हाउस एट ए अजमेर हुज कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन जून 30, 2009। तो श्री सुरेश हैं, इनके पास में अजमेर में एक घर है और एक जो अजमेर वाला घर है वो 30 जून 2019 को ये बनकर कंप्लीट हो चुका है आपको। तो आपको बताऊँ कि आपके ही प्रीवियस ईयर जो आपका है, जो आपका प्रीवियस ईयर भी यही है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर 2019 और 20 है, तो ये 19-20 के अंदर ही बनकर तैयार हुआ है। तो इस चीज़ से आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारी जो ओनरशिप है वो हमारे यहाँ पर कम है। हमारी ओनरशिप जो पीरियड है नॉर्मली वो 12 मंथ्स का होता है, लेकिन यहाँ पर 30 जून को बना है। तो 30 जून मतलब जून तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जुलाई से काउंट करेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यदि आप काउंट करेंगे तो आपके पास में अप्रैल में जो 3 महीने हटा दीजिए, 9 मंथ्स के लिए ओनरशिप पीरियड रहा। तो आपका जो AFR इकोनॉमिक रेंट जो फेयर रेंट है वो लेंगे, म्यूनसिपल वैल्यू है वो लेंगे। तो ये सब चीज़ें अपन कितने टाइम के लिए लेंगे, ये सब चीज़ें अपन स्टैंडर्ड रेंट है वो सब चीज़ें अपन 9 मंथ्स के लिए लेंगे। कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए। यहाँ 12 मंथ्स के लिए नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ओनर है, जिसका मालिक रहे, वही आपका अवधि के लिए रहे। इट वॉज लेट आउट, आगे बताइए, इट वॉज लेट आउट फ्रॉम 1 अगस्त 2019 ऑन मंथली रेंट 9000। तो 9000 पर मंथ का किराया है और इसे हमने किराए पर दे दिया है 1 अगस्त 2019 से। तो 1 अगस्त 2019 से हमने किराए पर दे दिया है, चलो ठीक है। द अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस आर एज फॉलो। तो म्यूनसिपल वैल्यूएशन 1,20,000, फेयर रेंट, स्टैंड रेंट वगैरह ये दिया हुआ। म्यूनसिपल टैक्स बाय टेनेंट दिया हुआ है 10,000 पे। यहाँ पर इनके बारे में कुछ नहीं बोला है कि कितनी अवधि के हैं, ये कुछ नहीं बोले पर ये मानेंगे कि पूरे साल भर के होते हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन में अच्छे से क्वेश्चन आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं दिया हुआ है तो आप इसे साल भर का ही मानेंगे कि सारी चीज़ें 1 ईयर के लिए दी हुई है। श्री सुरेश टुक ए लोन ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2016 फ्रॉम देना बैंक। कौन से बैंक से लिया? ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेट ये है कि 1 अक्टूबर 2016 को लिया था। तो 16-17 आप फाइनेंशियल ईयर काउंट करेंगे तो 16-17 और यहाँ पर 16-17 के अंदर 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर से आप 16-17 में काउंट करेंगे 31 मार्च 2017 तक। तो आपका जो पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 6 मंथ्स का। फिर आप काउंट करेंगे 17-18, 17-18 पूरे 12 मंथ्स आ रहे हैं आपके। फिर आप काउंट करेंगे 18-19, तो 18-19 के अंदर आपका बीच के अंदर कभी घर बन गया था, लेकिन 18-19 में घर बन जाने के कारण इस ईयर का तो आप रेवेन्यू नेचर का मानेंगे, ऊपर वाला कैपिटल नेचर का मानेंगे। ये कौन सा नेचर जाएगा? रेवेन्यू नेचर के अंदर। तो इस साल को तो आप रेवेन्यू नेचर है, ऊपर वाले जो 18 महीने का हुआ है वो कैपिटल नेचर में जाएगा। और कैपिटल नेचर वाला में आप 10% निकालेंगे, उसे 5 से डिवाइड करेंगे और आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर से छूट मिलना स्टार्ट हो जाएगी आपको। तो कंपटीशन टैक्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको निकालना है। और यहाँ पर एक चीज़ है, द लोन इज स्टिल अनपेड, द टेनेंट वेकेटेड द हाउस ऑन 31 मार्च 2020। तो यहाँ बताया गया जो टेनेंट है उसने ना 31 मार्च 2020 को रूम खाली कर दिया है आपका, तो आपका फाइनेंशियल ईयर भी यहीं पर एंड रहा। हाउएवर द रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द टेनेंट। तो एक महीना जो किराया है मंथ मार्च का वो इससे रिकवर नहीं कर पाए, मतलब वो बैड डेब्ट्स हो चुके हैं हमारे पास में। तो हमें कंपटीशन करना है इसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले अपन जो मेरे इस फॉर्मेट के अंदर मैं बात करूँ तो इस वाले फॉर्मेट से अपन आंसर लिखते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर जो अब वहाँ पर इस क्वेश्चन को PDF पहले डाउनलोड कर लें, क्योंकि मैं बार बार देखूँगा ना, मेरे पास बुक है, मैं तो वहाँ से देख लूँगा। तो यहाँ पर बात करता हूँ फेयर रेंट। तो फेयर रेंट इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था हमको साल भर का 1,20,000 रुपये, 1 लाख रुपीज़ कितना दिया हुआ था फेयर रेंट? 1 मिनट में देखता हूँ। म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई थी, फेयर रेंट दिया हुआ था हमको 1 लाख रुपये। कितना दिया हुआ था? 1 लाख रुपये। तो सबसे पहली बात, जो 1 लाख रुपये दिए हैं वो साल भर के लिए दिए हैं और आपको निकालने हैं 12 मंथ्स के लिए। तो आप इसे डिवाइड कर देंगे, जैसे 9 डिवाइड बाई 12 कर देंगे आप इसे। ठीक है, तो आप इसका आंसर करेंगे तो फेयर रेंट आपका 75,000 आएगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया? क्योंकि ओनरशिप पीरियड के लिए सारी चीज़ निकाली जाती है। और हमारा मकान बनकर कब तैयार हुआ था? 30 जून को। 30 जून को फिर आप जुलाई से काउंट करें, जुलाई से आप 31 मार्च तक 9 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो 75,000 ये हो जाएगा। म्यूनसिपल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपको दी 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 का भाई आप 9/12 करेंगे, 9/12 और इंटू 1,20,000 करेंगे। तो 1,20,000 रुपये आप उसका 9/12 करेंगे तो आपका आंसर आएगा निकल कर 90,000। कितना आंसर आएगा? 90,000। इन दोनों में से दो भी ज़्यादा होगा वो हमारा आंसर बनेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर बना 90,000, ये ज़्यादा है तो 90,000 हमारा आंसर बन गया है।
तीसरी बात करें स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड जो रेंट है उसकी बात की वो बताया 1,30,000 आपको दिया हुआ है। तो 1,30,000 आपको दिया हुआ है, यदि उसका आप 9/12 करेंगे, 9 मंथ्स के लिए आप निकले वो 12 मंथ्स के लिए, तो उसका जो आंसर आएगा वो 97,500 आएगा, 97,500। अब फाइनली इन दोनों में से जो भी वैल्यू बड़ी है वो हमारा आंसर बनने जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है 90,000 यहाँ पर आए थे हमारे पास में, और यहाँ पर आए 97,500, तो ये हमारे पास बड़ा है। तो एक्सपेक्टेड रेंट की जो मैं बात करूँगा वो आएगा 97,500। कितना आएगा? 97,500। ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बन गया। ये सब हमने ओनरशिप पीरियड के लिए निकाला है। तो ओनरशिप पीरियड इसमें 12 मंथ्स मैक्सिमम हो सकती थी, वो इस क्वेश्चन के अंदर कम रही है हमारी। फिर बाद में बताया गया कि आपको जुलाई में जब आपका हाउस बन गया तो ठीक है, फिर आपने इसको लेट आउट कर दिया, मतलब आपने घर को किराए पे दे दिया। तो आपको पहली बात तो ये, मतलब आप इसे पर्सनल यूज़ नहीं ले रहे हो, किराए पे दिया हुआ है मान रहे हो, तो इसे डीम टू लेट आउट, किराए पे दिया हुआ है इसे, तो लेट आउट है ही सही है। तो आप किराए पे दिए आ रहे हो, तो अब आपको आरआर की कैलकुलेशन करेंगे, रेंट रिसीवेबल कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप यहाँ पर 97,500 आप इसे नोट कर लीजिए। ओनरशिप पीरियड की बात करते हैं, तो ओनरशिप पीरियड की यदि बात की जाए यहाँ पर, तो ओनरशिप पीरियड यहाँ पर पूरे 9 मंथ्स के लिए था, तो उसके लिए अपन किराया यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कैसे 9,000 पर मंथ किराया बताया गया था, 9,000 पर मंथ आपको किराया बताया गया था। और जो ओनरशिप जो पीरियड की बात की जाएगी तो वो हमारे पास में रहा है 9 मंथ्स के लिए, तो वो हमारा आंसर बन गया 81,000। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, कोई अमाउंट लेस नहीं होगी। अनरियलाइज रेंट के लिए बताया गया कि 1 महीना किराया जो डूब चुका है वो वहाँ से नहीं मिला है, तो 9,000 आप इसमें से माइनस कर देंगे। 9,000 आप, और अदर कोई एक्सपेंसेस का कोई एडजस्टमेंट अपने क्वेश्चन में नहीं करना, या कुछ दिया ही नहीं है तो एक्सपेंस के बारे में साइलेंट है क्वेश्चन। तो हम इसका आंसर बनेगा, रेंट रिसीवेबल का हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर हमारे पास में आ रहा है 72,000, 72,000 रुपये। और ऊपर वाला आंसर हमारे पास आता है 97,500। तो इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है वो हमारा आंसर बनता है। सॉरी, ये ऊपर वाला आंसर 97,500 नहीं आया था, कुछ मैंने गलत कर दिया है यहाँ पर। मैं पहले चलो इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया 72,000, ठीक है। 72,000 रुपये। ऊपर वापस चलते हैं एक बार के लिए। तो एक बार के लिए फेयर रेंट की मैं जल्दी जल्दी से बात करूँगा फेयर रेंट के लिए। तो फेयर रेंट हमारे पास में जो आया था वो आया था 75,000 के लिए, 9 मंथ्स के लिए, और ये आया था हमारे पास में 1,00,000 रुपये। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो आता था इन दोनों से जो भी ज़्यादा है, ये 1,00,000 रुपये आपको दिया हुआ था, नहीं सॉरी, ये आया था 90,000, ठीक है। इन दोनों से ज़्यादा है वो आएगा, दोनों ज़्यादा हुआ 90,000। इसका स्टैंडर्ड रेंट है वो आया था 97,500। तो इन दोनों से जो भी कम होगा वो बनेगा स्मॉल, इन दोनों से जो भी कम होगा उसे लेंगे। तो स्मॉल जो कम है वो आएगा 90,000, तो वो बनेगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 90,000। थोड़ा ये मैंने गलत बोल दिया, 97,500 मैंने पहले बोल दिए थे, ये बनेंगे 90,000 बनेंगे। पहले मैंने मोर वाला यहाँ पर कहाँ से ले लिया था, ठीक है। 90,000 ये बन गया था। और अभी वाला आंसर जो आपका बात करें वो बना 72,000। तो आप बात करेंगे ये बन गए 90,000, इसका आंसर हो गया आपका, और 72,000 रुपये इसका आंसर हो गया। अभी इन दोनों से जो भी ज़्यादा होगा वो हमारा फाइनल आंसर बनेगा, और वो कितना हो गया 90,000। तो ये हमारे पास में आ गया GAV नॉट फाइनल। ये देखिए फाइनल नहीं है, इसमें वैकेंसी पीरियड है माइनस करना पड़ेगा। वैकेंसी पीरियड कैसे निकालेंगे? देखो आपको 30 जून को मकान बन गया, तो मतलब आप जुलाई को भी आप उसे किराए पे दे सकते थे, लेकिन आपने किराया कब से दिया है? अगस्त से दिया है। तो 1 महीने का आप किराएदार आपको नहीं मिला है, आपको किराए से नहीं दे पाए, तो ये आपको वैकेशन पीरियड कहलाएगा। तो 1 महीने किराया जो है वो यहाँ माइनस कर देंगे, वो आएगा 9,000। 9,000 आप इसमें माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखो वापस मैं लिख रहा हूँ 9 GAV आया था नॉट फाइनल 90,000। 1 महीना किराया वैकेंसी पीरियड रहा था वो था जुलाई, तो उसे अपन माइनस कर देंगे। तो हमारे पास में बन गया ये 81,000। क्या बन गया? 81,000। अब म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने आपको रूल से बताया था कि यदि म्यूनसिपल टैक्सेस को टेनेंट के द्वारा दिया हुआ, किराएदार ने चुकाया, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है, वो आपका नीली रहने वाला है। तो नेट NAV भी आपका 81,000 ही बनने वाला है, 81,000 ही बनने वाला है। NAV भी आपका ये बना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जाए तो वो इसका 30% है, वो आप निकाल लेंगे। यहाँ पर जो भी 30% आएगा वो इसका लिख देना। और मेरे हाउस का जो 30% है वो आएगा 24,300 रुपये। कितना आएगा? 24,300। अब बात आती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इंटरेस्ट के बारे में बताया गया था आपको कि इंटरेस्ट है वो आपने लिया था, लोन जो आपने लिया था वो लिया था आपने 1 अक्टूबर 16 को। तो 1 अक्टूबर 16 से आप इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो आप ईयर्स लिख सकते हैं इसे 16, 17, 17, 18 और 18, 19 में तो घर बन ही गया आपका। तो 18, 19 से आपको रेवेन्यू नेचर में जाने वाला है। तो इसकी बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ 6 मंथ्स के लिए रहेगा, यहाँ 12 महीने के लिए लिखा है, तो टोटल मिल गया 18 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे वो देखिए। 1 लाख का लोन आपको दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि 1 लाख के लोन की अमाउंट हमें दी हुई है। तो 1 लाख का लोन की अमाउंट 1 लाख लिख लिया हमने, 1 लाख लोन की अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। उसका 10% निकालेंगे और अवधि होगी 18/12।
18 महीने हैं टोटल निकालना है आपको। तो ये आपका यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 15,000। कितना आएगा आंसर? 15,000, 15,000 रुपये। यही आएगा ना। देख लीजिए 6 3 जाइए और 6 2 जाइए और 15,000 आ गया आपका आंसर, ये निकल कर आ गया। ठीक है, अब ये 15,000 है, इसकी कहीं कुछ गलत हो तो नहीं हो रहा ना, एक बार वापस को देख लेते हैं। कब लिया था लोन लिया था इन्होंने 1 अक्टूबर 16 को, तो 1 अक्टूबर 16 से ये दी हुई डेट, 1 अक्टूबर 16 की बात करेंगे तो 16 17 में आ गए आपके। अक्टूबर से लेकर मार्च तक गिनेंगे आप तो आपके पास से मंथ्स आ गए, आपके पास से निकल गए आप 6 मंथ। 17 18 के अंदर आपकी बात करेंगे तो ये आ गए 12 मंथ्स। और 18 19 और 19 20 सॉरी यहाँ पर ये होगा जो हाउस आपका बना है वो 19 20 में बना है। वो डेट दी हुई थी आपको हाउस बनने की, जो डेट दी हुई 30 जून 2019 है, और वो इसमें आएगी, सॉरी एक मेरे से मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर आएगी वो डेट, यहाँ पर वो डेट आएगी। तो ये इसका आंसर हो गया 12 मंथ्स ये और हो गए। तो ये इस तरीके से हम टोटल करेंगे तो 12 12 24 24 और 6 करेंगे आप तो 30 मंथ्स का तो आपका बन गया कैपिटल नेचर का, और इसका यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा रेवेन्यू नेचर का। ये 18 19 में नहीं 19 20 के अंदर बनाए घर, 19 20 में बनाए, ये मेरे से मिसप्लेस हो गया था। तो अब आप दोबारा कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में दोबारा करें यहाँ पर। तो 1 लाख रुपये आपने लिया, 1 लाख का आप 10% निकालेंगे, ठीक है, और 30/12 तो आपके पास में आंसर निकल कर आएगा इसका 3 4 और 4 का 25,000 आएगा आंसर। तो 25,000 रुपये कैपिटल नेचर का इंटरेस्ट हो गया। अब ये 5 इंस्टॉलमेंट में छूट मिलती है इसकी, तो एक इंस्टॉलमेंट में कितनी छूट मिलेगी इसकी? 5,000। तो ये भी तो कैपिटल नेचर का हो गया। और अब 19 20 के अंदर रेवेन्यू नेचर का भी मिलेगा आपको। 19 20 के अंदर आपने इससे मकान मिल गया तो इस साल से इसका रेवेन्यू नेचर का भी मिलेगा। तो रेवेन्यू नेचर का इसका 10% निकालेंगे तो 1 लाख का 10% सीधा सीधा कितना हो गया? 10,000 रुपये हो गया। तो 10,000 तो ये और 5,000 ये, टोटल मिलाकर आपको 15,000 रुपये इसके ब्याज की छूट मिलेगी। इस क्वेश्चन में से आंसर है वो यहाँ पर दिए हुए 15,000 रुपये, ये इसने यहाँ पर ले लिया 15,000 रुपये। तो इस प्रकार से सारे डिडक्शन आपको मिलेंगे। ईजी क्वेश्चन था, इतना कोई टेक्निकल नहीं था, लेकिन आसानी से आप समझ सकते हैं। सबसे जो बड़ा जो इसमें कंसेप्ट था वो ये था कि इसके अंदर जो हमें जो ओनरशिप का पीरियड है वो हमें कम टाइम के लिए दिया हुआ है। आपको पीरियड की जो सबसे टिपिकल कैलकुलेशन है वो पीरियड से होती है, कौन सा पीरियड कहाँ पर मैंने माइनस करना होता है, ये इसमें कैलकुलेशन से। आगे अपन सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन बोरो ए लोन ऑफ 5 लाख ऑन 1/1/2014, ठीक है, एट द रेट 12% पर एनएम टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। तो हाउस के निर्माण के लिए लिया है। सबसे बड़ी चीज़ आप कहाँ किसके लिए लिया है? कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। और लिया भी कब है? 31 मार्च के बाद में लिया है, क्योंकि इससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख रहने वाली है या 30,000 रहने वाली, क्योंकि हमने हमारा एक ही घर है हमारे पास में। कंस्ट्रक्शन इज द ऑफ द हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन 31 जनवरी 2017 एंड इट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड विथ 1/3/2017। तो देखिए ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है आपके बाद में विथ इफेक्ट बताया गया तो 1 मार्च 2017 से। और हमारा जो ईयर है, जिस ईयर के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है वो ईयर है 19 20। प्रीवियस ईयर क्या है हमारा? 19 20, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, इसके लिए हमें कैलकुलेशन कर रही है। तो जब ये यहीं से सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो यहाँ पर आगे सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा ही रहेगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को मानते हुए कैलकुलेशन करनी है। फेयर रेंट ऑफ द हाउस 10,000 पर मंथ है। नो पार्ट ऑफ लोन इज येट रीपेड, अभी तक कोई भी लोन का जो पार्ट है वो नहीं चुकाया गया है। ये बताना चाहते हैं कंप्यूट हिज इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असिस्टमेंट 2020-21। तो 2000 असिस्टमेंट 2020-21 के लिए हमारा प्रीवियस ईयर कितना हो गया? 19 20। और हम इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए काम में ले रहे हैं। तो आपको बताया था सिंपल सा रूल है, यदि आप किसी भी घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज कर रहे हो, मैक्सिमम 2 हाउस आप यूज कर सकते हो, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की जो नेट एनुअल वैल्यू वो 0 आएगी। तो आप नेट एनुअल वैल्यू उसकी कितनी आएगी? 0। जब नेट एनुअल वैल्यू 0 आ जाती है तो मैं इसको ऐसे सोल्व करूँगा कि हमारे पास में सेल्फ ऑक्यूपाइड होने के कारण NAV इसकी 0 हो गई। जैसे मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो NAV तो इसकी 0 हो गई, नील, ठीक है। NAV 0 होने के बाद इसमें से हम जो माइनस करते हैं वो हमें माइनस करना होता है स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, और इसके बाद माइनस करना होता है हमें इंटरेस्ट। स्टैट्यूटरी डिडक्शंस की छूट हमें नहीं मिली, क्योंकि जब ये फिगर नील 0 हो जाएगा तो उसका परसेंटेज 0 ही आने वाला है, और जब ये नेगेटिव होगा तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं कि उसका आंसर माइनस हो जाने वाला है। तो हम इसका यहाँ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस वो हमें मिलेंगे नहीं। अब यहाँ इंटरेस्ट की दूसरी कैलकुलेशन आती है वो हमें करनी होगी यहाँ पर। तो इंटरेस्ट हमें बताया गया नॉर्मली कि हमारे 5 लाख का लोन लिया था 1 जनवरी 2014 को। तो हमने ये जो फाइनेंशियल ईयर अपन देखेंगे कि ये 1 जनवरी 2014 है, वो डेट आ रही है 2013-14 के अंदर, 2013-14 में।
अब अपना रूल्स ये बोलता है कि 2013-14 में आपका आ रहा है उस प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए, उसके ठीक आगे 5 प्रीवियस ईयर्स आप गिनेंगे, उसमें आपका मकान बन जाना चाहिए। तो 13-14 में आपने लोन लिया, अब आपके पास आएगी 14-15, अब आएगी फिर 15-16, फिर आएगी 16-17 और 17-18 और फिर आएगा 18-19, 5 साल हो गए। 1 2 3 4 5, 31 मार्च 2019 तक आपका मकान बन जाना चाहिए। यदि ऐसा बन गया है तब तो आपकी जो लिमिट है वो 2 लाख रहने वाली, नहीं तो 2 लाख से लिमिट आपकी घट जाएगी और आपको कम छूट मिलेगी आपको यहाँ पर। तो देखिए हमको यहाँ डेट दी हुई कि हाउस वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31 जनवरी 2017। तो 30 जनवरी 2017 यहाँ पर आएगा। इसका अगर यहीं पर ही बन गया है तो इसका अगर पहले ही बन गया है तो इससे ठीक पहले के ऊपर का जो पीरियड है वो तो आपका कैपिटल नेचर में जाने वाला है। वो इंटरेस्ट आपका कौन से जाने वाला है, कैपिटल नेचर में। ये वाला पीरियड आपका कैपिटल नेचर में जाने वाला है जिस ईयर में हाउस बना है, और यहाँ के बाद में सब रेवेन्यू नेचर में जाने वाला है। ठीक है, एनुअल नील है। अब इसका अपन आगे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, तो हमने लिया था इसे 1 जनवरी 2014 से। 1 जनवरी 2014 से हम गिन करेंगे तो 2014 31 मार्च, यहाँ 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो इस ईयर में केवल 3 मंथ्स ही बनेंगे, जनवरी फरवरी मार्च। इसके 12 मंथ्स बनेंगे, इसके 12 मंथ्स बनेंगे। तो आप यहाँ पर आप करेंगे तो 12-12-24 और 3 27, 27 मंथ्स के लिए आपके लिए यहाँ पर कौन सा नेचर का, कैपिटल नेचर हो गया, बाकी तो सब बाकी रिवेन्यू नेचर का है। तो 27 मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, 5 लाख आपको दिया हुआ है, 5 लाख, या मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें नीचे आंसर दिया हुआ है। देखिए ये रहा, 5 लाख आपको दिए हुए हैं। पहले कैपिटल नेचर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 5 लाख आपको दिए हुए हैं, 12% रेट दी हुई है, 27/12, 27 मंथ्स अभी मैंने बता दिए हैं भाई। 1 जनवरी 14 में लिया था, जनवरी फरवरी मार्च तो वो गया, फिर बाद में 15-16, 16-17, फिर आगे हाउस बन ही चुका है। इसका केवल 1/4 पार्टी आपको छूट मिलेगा। ये टोटल कैपिटल इंटरेस्ट है 1/5 आपको छूट मिलेगा। वो कितना है, 27,000, 27,000 रुपये आपको उसका आंसर आ गया। दूसरा आपको जो छूट मिलने वाली है वो रेवेन्यू नेचर की। तो रेवेन्यू नेचर के 5 लाख, उसका सीधे 12% कर लेंगे, वो हो गया 60,000। और हमारे हम तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, इसलिए हमारी लिमिट है 2 लाख रहने वाली। क्या क्या कंडीशंस थी भाई? पहली कंडीशन थी कि आपने लोन लो 31 मार्च 99 के बाद में लो। किस लिए लिया हो, या तो आपने परचेज एक्वायर किया हो, आपने हाउस परचेज करे किया हो, या फिर आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो, उसका निर्माण कार्य करना चाहते हो। क्वेश्चन वर्ड यूज किया है कंस्ट्रक्शन, पहले 9 सेंटेंस में कंस्ट्रक्शन। तीसरा ये था कि 5 साल में मकान बन जाना चाहिए, तो 5 साल से पहले मकान बन गया। तो यहाँ पर हमारे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस में जा रहा है, आंसर वो है -87,000। तो पहले का आंसर तो ये कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, व्हाट वुड बी हिज इनकम इफ़ द अमाउंट बोरो वॉज 20 लाख इंस्टेड ऑफ 5 लाख। तो यदि हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, यदि हमने अमाउंट हमारे क्या 20 लाख की ली होती, तो 20 लाख अब आपका और कोई डेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो नेट एनुअल ले लो तो आपकी कोई जीरो रहने वाली है। अब आप 20 लाख लेते हुए से सोल्व करेंगे। अब 20 लाख लेते हुए सोल्व करेंगे तो देखिए रेवेन्यू नेचर का है वो तो सीधा सीधा आ जाएगा 20 लाख का। आप देखिए कैसे, ये 20 लाख का 12% 2,40,000 रुपये आ गया आपका आंसर। 20 लाख 12%, 27/12, वही आपके 27 में आ गया। और इसका फिर 1/5 करेंगे, 5 इंस्टॉलमेंट छूट मिलती है, वो कितना है 1,08,000 रुपये। टोटल करेंगे कितना बन गया, 3,48,000 रुपये आपका आंसर बन गया। लेकिन मैक्सिमम छूट, क्योंकि आप खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो इसके लिए नियम था कि यदि किराए पे दिया हुआ घर है उसके लिए तो अनलिमिटेड आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन किराए पे दिया हुआ मकान नहीं है, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो मैक्सिमम लिमिट है 30,000 या फिर 2 लाख। यहाँ पर तीनों से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए यहाँ मैक्सिमम लिमिट आएगी 2 लाख। तो यहाँ मैक्सिमम जो आपका आंसर नेगेटिव बनेगा वो माइनस का मैक्सिमम लिमिट आपके बनेगा 2 लाख, क्योंकि हम 2 लाख ज़्यादा हमको छूट नहीं मिलने वाली है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की लिमिट होती है 30,000 और 2 लाख। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई है तो 2 लाख, तो 2 लाख आपका यहाँ पर आंसर आ गया। नेक्स्ट यदि बात करता हूँ मैं यहाँ पर, इफ़ हाउस वॉज कम्प्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड इट वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड विथ इफेक्ट 1 सितंबर 2019। अब ये बोला कि हाउस है आपका वो 1 अप्रैल 2019 को बनाया, मतलब जस्ट आपका आप ये बात कीजिए कि आपका एक प्रीवियस ईयर भी तो 19-20 ही है, तो 19-20 के अंदर ये डेट आती है 1 अप्रैल 2019, तो अभी बना ही है। इट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड, और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है 1 सितंबर 2019 से। तो 1 सितंबर 2019 से मतलब आपके लगभग आपके 5 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद में आपने इसमें रहना स्टार्ट किया। मन तो क्या था लेकिन 5 मंथ्स हम किसी कारण से रह नहीं पाए। देन व्हाट वुड बी हिज इनकम फ्रॉम प्रीवियस ईयर इफ़ लोन इज 20 लाख इंस्टेड ऑफ 5 लाख। और जो लोन अमाउंट है वो आपकी 20 लाख की बात की जा रही है कि हमारे जो लोन अमाउंट है वो 20 लाख लेने वाले हैं। यहाँ पर जो लोन हमारा 5 लाख की जगह 20 लाख मानिए। तो देखिए सबसे पहली बात, हाउस अभी भी आपने किराए पे नहीं दिया है। कहीं पर वर्ड लिखा है भाई हमने किराए पे दिया है, और आपका वर्ड आ रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड। चाहे आपने भले ही लेट रहना स्टार्ट किया हो, किसी कारण से आप लेट रहे होंगे, तो ये हाउस आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाएगा, क्योंकि आपके पास राइट है आप 1 नहीं 2 हाउस को
सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है भाई हमने किराए पे दिया है इसको, तो ये लेट आउट हाउस में तो आएगा ही नहीं, तो इसे आप मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। इस कारण इसकी नेट इनऑन वैल्यू तो नील होने वाली है। नेट इनऑन वैल्यू से कितनी होने वाली है, वापस वही नीली होने वाली है। अब यहाँ पर बात की जाती है कि आपका जो ब्याज इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे भाई कब से कब तक हम कैलकुलेशन करें। तो देखिए आपका मकान 1 सितंबर 2019 को बना है, तो सबसे पहले तो मकान की जो लेने की डेट की बात करें अपन, तो हमारे पास में जो लोन लिया था वो लिया था ना 1 जनवरी 14 को। 1 जनवरी 14 आती है फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर के अंदर आएगी 2013-14 के अंदर, ठीक है। फिर आएगा पास में 14-15, फिर आएगा 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19 हम बात करेंगे। और कहाँ पर गया है मेरा क्वेश्चन, ये रहा। 1 अप्रैल 2019 को वॉच कम्प्लीटेड हो गया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड रहना स्टार्ट किया है। लेकिन नहीं इसमें ये तो डेट इसकी तो लोन की अमाउंट की डेट तो चेंज करी ही नहीं है। लोन तो आपने यहाँ नहीं बताया कि हमने लोन लेट चुकाया है। तो आपका जो मकान है वो मकान है वो कम्प्लीट हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। तो 1 अप्रैल 2019 की यदि बात करी जाए तो 1 अप्रैल 2019 जो आ रहा है आपका वो आ रहा है यहाँ पर 19-20। तेरह चौदह में हमने लोन ले लिया है। 13-14 में 1 जनवरी से 1 मिनट इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो 13-14 में उन्होंने लोन लिया था, बिल्कुल सही है। इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगा कि क्वेश्चन में डाउट था कि कहीं कहीं क्वेश्चन गलत नहीं हो। देखिए तो सही है, यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ पर चलिए। तो हमने जो 1 जनवरी 14 तो मतलब 14-15 में आप 13-14 के अंदर आपने लोन ले लिया था, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट इसके 5 साल आगे जुड़ेंगे तो 14-15 और 15-16 और 16-17, 17-18 और 18-19। तो 31 मार्च 19 तक आपका मकान नहीं बना। आपका मकान जस्ट एक दिन बाद में बना है, 1 अप्रैल 19 को बनाया। तो ये डेट 19 को बनाया, तो ये डेट फाइनेंशियली रहेगा 19-20 के अंदर रहेगा। तो कुल मिलाकर हमारे 5 साल यहाँ और यहाँ मकान नहीं बना है। तो आपकी जो लिमिट है 5 साल के अंदर आप मकान नहीं बना पाए हो, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम लोन की जो छूट मिलने वाली है वो अमाउंट अब आपकी होगी 30,000। यहाँ सबसे बड़ा जो आंसर डिफरेंस आने वाला है कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 2 लाख से घटकर आपकी 30,000 आ गई। क्यों आ गया ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आप 5 साल में मकान नहीं बना पाए, चाहे भले आप 1 दिन लेट हो गए थे, 1 दिन लेट भी अब आपकी लिमिट कम हो गई है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो मकान बन गया है यहाँ पर, तो इससे ठीक मिलेगा 31 मार्च तक का हम कैलकुलेट करेंगे। तो इससे ठीक मिलेगा 31 मार्च तक का जो भी अवधि आती है, जैसे अपन 13-14 में लोन लिया था, यहाँ पर 3 मंथ्स आ रहे थे, बाकी यहाँ पर पूरे 12 मंथ्स आएंगे। फिर 1, 2, 3, 4 और 5, 1 तारीख को तो मकान बन ही गया, तो इसमें तो अपन काउंट करेंगे नहीं। तो 12-5 60, 60 मंथ्स तो ये हो गए आपके, और 3 मंथ्स इसके थे। आपने 1 जनवरी को लोन लिया था ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च हो गए। तो टोटल कैपिटल नेचर के हो गए आपके 63 मंथ्स। कैपिटल नेचर के कितने मंथ्स हो गए 63 मंथ्स। और 19-20 से तो आपके लिए रेवेन्यू नेचर में काउंट होगा ही सही। तो देखिए अभी से कैसे सोल्व करते हैं आगे अपन। 20 लाख का हमने लोन लिया है। देखिए 20 लाख का हमने लोन ले लिया, या इसी में दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए कैसे सोल्व किया है आपके यहाँ पर सी पॉइंट पर कि नेट एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, इस कारण इसका जो वो तो हमें नेट एनुअल वैल्यू वो तो अपन लेंगे ही लेंगे। नील आ गया था हमारे पास में। इंटरेस्ट 20 लाख का 12% रेवेन्यू अच्छा 2,40,000, ये बड़ा सिंपल आ गया। 20 लाख आपने लिया, 12% लिया, 63 मंथ्स आपने लिया। 63 मंथ्स कब से आ गए थे आपके 1 जनवरी 2014 से आप काउंट करेंगे, और ये आप काउंट करेंगे 31 मार्च 19 तक, क्योंकि यहाँ तक आपका मकान नहीं बना है। आपका मकान इसके 1 दिन बाद बना है। तो यहाँ पर 5 ईयर्स पूरे कम्प्लीटेड, तो 3 मंथ्स ही है। तो 12-5 60, तो वो 3 मंथ्स ही है, तो 63 मंथ्स हो गई है। डिवाइड बाय 12 इंटू 1/5, मतलब 5 किस्तों में छूट मिलेगी इसकी। तो इसकी आंसर क्या 2,52,000 रुपये। टोटल ब्याज मिला आपका 4,92,000 रुपये। तो अब आपको 2 लाख की नहीं बल्कि 30,000 की लिमिट मिलेगी, क्योंकि आप 5 साल में मकान नहीं बना पाए। यहाँ लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम एज हाउस वाज नॉट कम्प्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच लोन वाज ऑब्टेन्ड। तो जिस प्रीवियस ईयर में आपने लोन लिया तो उसके आगे आने वाले 5 वर्षों में आप मकान नहीं बनाए पाए, तो आपकी गलती है। इस कारण आपको लोन की जो डिडक्शन अमाउंट है वो मिलने वाली, वो कितनी घटकर कितनी हो गई 30,000 गई। तो आपका आंसर हो गया टैक्स इनकम फ्रॉम हाउस होल्डिंग माइनस के 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट व्हाट वुड बी हिज इनकम इफ
द हाउस वॉज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर जस्ट आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ हाउस ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को आपका मकान बन गया और जैसे ही मकान बना वैसे ही आपने इसको किराए पे चढ़ा दिया और रेंट आपने लिया 8,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और आपका लोन लिया है, लोन का आपके अमाउंट बताया गया यहाँ पर 20 लाख। तो देखिए अब आपका ये हाउस है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नहीं माना जाएगा क्योंकि अब आपने इसको किराए पे दिया, भले आपका सही कर लेंगे, आपने उसको एक को भी किराए पे दे दिया है। तो यहाँ पर आपको बात की जाएगी, यहाँ पर सब कुछ लिए जाएंगे, यहाँ पर म्यूनसिपल वैल्यू वगैरह, फेयर रेंट वगैरह सब कुछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखो फेयर रेंट के बारे में ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर ही। फेयर रेंट ऑफ दिस हाउस ये दिया हुआ है 10,000 पर मंथ। म्यूनसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट वगैरह इस क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, तो ऐसे केस के अंदर जब मुझसे आपको नहीं दिए हुए, आपको ये भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले फेयर रेंट लिखते हैं। फेयर रेंट हमारे पास कितना बन गया 10,000 पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 रुपये फेयर रेंट आपका बन गया है। अब म्यूनसिपल वैल्यू यहाँ पर नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पर नहीं, इसका डेज चल गए। तो हमारे पास में ER का जो आंसर है इकोनॉमिक एक्सपेक्टेड रेंट का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1,20,000 रुपये, ठीक है। RR रेंट रिसीवेबल का जो आंसर की बात करूँ वो आपको यहाँ क्वेश्चन बताया गया था कि 8,000 पर मंथ पे दिया हुआ है इसको। तो 8,000 पर मंथ का हम आप बात करें तो 8,000 इंटू 12 करेंगे, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो 12×8 होते हैं आपके, तो 96,000। इन दोनों से जो भी बड़ा होता है वो ग्रोस एनुअल वैल्यू नॉट फाइनल बनता है, GAV नॉट फाइनल होता है। जो तो GAV ग्रोस एनुअल वैल्यू नॉट फाइनल, दोनों से जो भी बड़ा है वो आंसर बनेगा। एक आंसर था आपके पास में 1,20,000 रुपये और एक आंसर था आपके पास 96,000। तो 1,20,000 ज़्यादा बड़ा हो गया, ये नॉट फाइनल बन गया। इसमें से माइनस कर देंगे वैकेंसी पीरियड, तो वैकेंसी पीरियड हमारे पास में यहाँ है नहीं, तो GAV आपके पास में क्या बन गया फाइनल आंसर, और वो भी कितना बन गया 1,20,000 रुपये का फाइनल आंसर बन गया है। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर म्यूनसिपल टैक्सेस की। तो म्यूनसिपल टैक्सेस भी इस क्वेश्चन में नहीं है, तो म्यूनसिपल टैक्सेस में आप यहाँ माइनस डील कर देंगे। तो नेट एनुअल वैल्यू है वो आपके पास में आंसर बन गया 1,20,000 रुपये, ठीक है। नेट एनुअल कितना 1,20,000 रुपये, आप यहाँ पे से नोट डाउन कर लीजिए 1,20,000 नेट एनुअल वैल्यू। अब आगे बात करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार के लिए। तो नेट एनुअल वैल्यू आपका पास में आंसर बन गया NAV। आगे आंसर मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। NAV आपका आंसर बन गया है 1,20,000 रुपये। देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है ये कुछ, तो मैं आपको आंसर दिखा रहा था वो। तो नेट एनुअल वैल्यू इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ गया था नेट एनुअल वैल्यू वो 1,20,000 रुपये आपको निकाली थी। अब स्टेज डिडक्शन इसके अंदर मिलेगा क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू आपका जब आ रहा है आंसर तो ये हमेशा मिलेगा जब यहाँ पर आंसर केवल माइनस और में हो या 0 तभी नहीं मिलेगा। तो 30% निकालेंगे तो 36,000 आ गया है यहाँ पर। अब इंटरेस्ट की बात किया तो इंटरेस्ट वो हमने पहले वाले जस्ट इससे पहले वाले निकाला, वही इंटरेस्ट आने वाला है क्योंकि इसमें लोन की अमाउंट और डेट में कोई फ़र्क नहीं आया। तो 12% तो 2,40,000 तो नॉर्मल हो जाएगा और ये 2,52,000 हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ें मैक्सिमम लिमिट आपको 30,000 रुपये रहने वाली है क्योंकि आप टाइम पर मकान नहीं बना पाए। तो देखिए नहीं सॉरी 30,000 रुपया नहीं रहने वाली है क्योंकि ये हाउस है वो आपने लेट आउट हाउस हो गया। तो लेट आउट हाउस हो गया, मतलब आपने किराए पे दे दिया है आपने हाउस। तो इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती, पूरे 5,28,000 रुपये आपको छूट मिलेगी। देखिए यहाँ पर आया आंसर, पूरे 5,28,000 छूट मिलेगी। तो 1,20,000 में से आप ये अमाउंट माइनस कर दें तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन गया 4,08,000 रुपये, माइनस की इनकम बन गई आपके पास में। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस में इनकम होगी आपकी 4,08,000 रुपये, मतलब आपको किराया कम मिला उससे ज़्यादा हम ब्याज का पेमेंट कर रहे हो। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के इतना ही। इसके जो पॉइंट्स है वो आपको इस क्वेश्चंस में लिखे हुए हैं और आज इसके का कोई कंसेप्ट बाकी नहीं था, कंसेप्ट का कोई बाकी नहीं था। मुझे 2 एग्जाम्पल समझाने थे, मुझे कुछ अच्छे लगे तो मैंने इन एग्जाम्पल्स को ले लिया। इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से सोल्व करेंगे। थैंक यू, बाय।